अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हुमारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन साहब। रऊफ क्लासा साहब तबीयत की नासाजी की वजह से आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब। नाजरीन, मुल्क में सियासी दर्जा हरारत इस वक्त अरूज पर है। इस्लामाबाद में पीडीएम रहनुमाओं ने हुकूमत के खात्मे के लिए एक बार फिर से सर जोड़ लिया है। दूसरी तरफ आज भी कौमी असम्बली का ऐवान मछली मंडी बना रहा। सेनेट इंतखाबात के तरीकाकार के हवाले से आईनी तरमीम में हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाजरीन, सेनेट इंतखाबात में पीटीआई की टिकटें लेने वाले कौन हैं? राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान पर एडवांस पकड़ने का इल्जाम भी लगाया और कहा है कि पीटीआई के अरकान खुद ही इस तरमीम के हक में नहीं है। इसके साथ साथ मुल्क की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, प्रोग्राम में बात करेंगे। नाजरीन, बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने पर सुप्रीम कोर्ट शदीद बरहम दिखाई दी है। पंजाब में बल्दियाती निजाम को तहलील करके जमहूरियत का कातिल किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहम रिमार्क सामने आए और इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल भी जमा करवा दिया। उसके साथ साथ नाजरीन हम बात करेंगे सेहत, तालीम और ब्यूरोक्रेसी में पीटीआई की हुकूमत रिफॉर्म्स या इस्लाहात लाने में नाकाम क्यों है। शफकत महमूद साहब हमारे साथ होंगे, इस पर उनसे बात करेंगे। आमिर साहब, आज कौमी असम्बली का खमीज इजलास हुआ है और पीटीआई के और पीपल्स पार्टी के अरकान की आपस में लड़ाई भी हमने देखी है। राजा परवेज अशरफ साहब ये कहते हैं कि पीटीआई वाले खुद ही नहीं चाहते हैं कि ये तरमीम पास हो। आपको क्या लगता है, हुकूमत कामयाब हो पाएगी? पहली बात तो ये है कि असम्बली का अब यही तरीकाकार बन गया है। मुझे 30 साल के करीब हो गए हैं पार्लियामेंट को कवर करते, तो मैंने इस तरह की अफरा तफरी, इस तरह का गंद, इस तरह की मार कुटाई, बड़ी बड़ी मार कुटाई होती रही है, पर अभी परमानेंटली मार कुटाई रहती है। इसीलिए पार्लियामेंट पहले ही बड़ी रेलिवेंट हो गई है, क्योंकि सारी पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत तो रही नहीं है। वो सारे अपनी एटीएम्स को, पावर लॉबीज़ को ज़्यादातर टिकटें दी जाती है। बड़ा इक्का दुक्का कोई वर्कर टाइप नज़र आता है। तमाम ही पार्टीज़ का यही हाल है। उसकी वजह से वो पावर लॉबीज़ आ जाती हैं तो वो सिर्फ अपने कोई सीमेंट के वालों का नुमाइंदगी कर रहा है, कोई इंडस्ट्री की नुमाइंदगी कर रहा है, कोई बड़े फ्यूडल्स की कर रहा है। जो नुमाइंदगी नहीं हो रही, जो कि पार्लियामेंट को करनी चाहिए, वो अवाम की है। अवाम की बिल्कुल नहीं हो रही, और इसमें किसी एक पार्टी को कसूर नहीं ठहराया जा सकता, सारी पार्टीज का इसमें कसूर है। दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने, इनके पास शुरू में टाइम होता है कि जो इन्होंने पकड़ दकड़ करनी थी ये शुरू में कर लेते, या ये कोई जो है अपना थाना कचहरी का निज़ाम, या कम से कम जुडिशल एक्सपीडिशन के अंदर कुछ रिफॉर्म्स कर देते। वो टाइम हो गया मिस। अब ये है कि ये सारा तफ्तीश का सिलसिला और करप्शन के केसेस का सिलसिला सियासत से मिक्स हो गया है, और अपोजिशन ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, क्योंकि ये पिछले 30-35 साल का एक निज़ाम है, ये उसको तब्दील करने के मुतरादिफ है। और इस हद तक पीटीआई ठीक है कि ये आसान काम नहीं है। ये नहीं आप कर सकते कि 35-40 साल के ये धड़े बने हुए हैं। एक पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने 30-35 साल हुकूमत सिंध में की है, इन्होंने 30-35 साल जो है पंजाब में की है। तो वो पूरा एक उनके साथ नेटवर्क्स हैं, पावर के नेटवर्क्स हैं, और वो आसानी से नहीं हटेंगे, बिल्कुल उसमें ठीक है। और दूसरा, कोई पीटीआई के अंदर कोई इतनी अकल, समझदारी, और अपना भी माशाल्लाह उनकी कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही कि ये मौका मिलने के बाद एक होता है ना समझदारी से इसको किया जाए, सो उसका भी फुकदान है। तो नतीजा ये है कि लड़ाई, मार कुटाई और जो है ना, बस यही नज़र आ रहा है। बाकी रह गई पीडीएम फिर एक्टिव है। पीडीएम का ये है कि पीडीएम का ज़ाहिर है, हम पहले ही कह रहे थे कि सियासतदानों को बड़ा सोच समझ के बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, डेडलाइंस देनी चाहिए। अच्छा होता है, ये समझ आती है कि वो अपना जो है ना लोगों की उम्मीद जगाए रखने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं कि बस तब्दीली अराउंड द कॉर्नर है और हम हुकूमत गिराने वाले हैं, बला 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 बला। मगर इतना मुझे इजाज़त तो देना ज़रा अपने करने की, आपकी प्रैक्टिस बंद है। तो वो अपनी उसके अंदर नारे देने होते हैं,
मगर इतने बड़े जब आप नारे बड़े लगा देते हैं और पूरे नहीं उतरते, उसके बाद फिर एक डाउन स्लाइड आती है, जो कि एग्जैक्टली पीडीएम के साथ हुआ कि हमने पहले दिन से ही कहा था कि इनका जो इस्तीफों का है वो गलत है। उसके बाद से जो है लोगों को शुरू में लोग आए भी, इनके कुछ जलसे बड़े भी हुए, मगर ओवरऑल क्योंकि इनके स्ट्रक्चरल इश्यूज थे कि ये पार्टी, इनके बड़े मुतजाद मुतफरक किस्म के एजेंडाज थे, फिर जो है नारा बहुत बड़ा इस्तीफों का, सियासी तौर पे गलती की, और कुछ मिला जुला के ये अब बैठ गई है, पीडीएम बैठ गई है, और बैठी हुई चीज़ को उठाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। एक दफ़ा मूवमेंट तहरीक गिर जाए तो वो उठाना मुश्किल हो जाता है। और आइंदा आने वाले दिनों में ये ज़रूर कह रहे हैं कि जी हम अब मार्च में कह रहे हैं, मार्च में 15 मार्च से कि जी दोबारा धरना करेंगे, तहरीक करेंगे। तो मैं समझता हूँ इसके बाद एकदम से सारा फोकस सेनेट के इलेक्शन पे पहले ही आ गया है, वो सेनेट के इलेक्शन पे आ जाएगा, फिर चेयरमैन बनेंगे, डिप्टी चेयरमैन बनेंगे। उसके बाद अब अदालत ने लोकल बॉडीज़ की डेडलाइन दे दी है, जून से अगस्त के दरमियान पंजाब में और केपी में। तो सारा का सारा फोकस जो है वो लोकल बॉडीज़ पे चला जाएगा। तो ये साल पूरा जो है ना ये इलेक्शनों में गुजर जाएगा, और अगर ये साल गुजर गया तो वो कहेंगे जी अब तो साल डेढ़ रह गया है, तो पूरा अब तो वो इलेक्शन ईयर आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल देखें तो पीटीआई के फेवर में सिचुएशन जाती है। तो मगर ये ऐसे ही रहेगी, ये ब्लीड करते रहेंगे, ये घिसटते रहेंगे, ये रेंगते जाएंगे, मगर अल्टीमेटली उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी तक पीटीआई हुकूमत उस तरह से डिलीवर नहीं। शफकत महमूद साहब साथ हैं सर हमारे, उनसे ही पूछ लेते कि क्यों नहीं डिलीवर कर पाई है। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी मेहरबानी, आपने जो है मुझे बताया गया था सफ़र में है कि हमारे लिए टाइम निकाला। जरूर जी। मैंने कहा आज अब हमें दस्तयाब हो गए हैं तो मैं कुछ जनरल सी पहले बात करता हूँ। स्पेसिफिक तो रोज़ आपको टीवी टॉक शोज़ पे देखते हैं, माशाल्लाह आपसे कोई आसान नहीं है कोई जवाब निकलवाना, मगर जनरल बात ये है शफकत साहब कि जो पीटीआई को बड़ी उम्मीदें थी लोगों को पीटीआई से, और बड़े बड़े दावे थे, मगर उसके बाद फिर अभी जो हाल देखते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद तेल, बिजली, गैस, वो है आटा चीनी की कीमतें बहुत ज़्यादा वो हैं, कम हो जाती हैं। फिर कचहरी का वही वाला निज़ाम है, बल्कि कई दफ़ा तो आगे से भी ज़्यादा ख़राबी है कि वो इस फारशों पर तैनातियाँ हो रही हैं, उसी तरह कमीशन खाए जा रहे हैं। तो वो एक ओवरऑल मैं आपसे ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि ये ख्वाब तो नहीं था जो आपने हमें दिखलाया। नहीं, देखें, मेरा ख्याल है कि शायद आपकी इंफॉर्मेशन ऐसी होगी, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। इकोनॉमी को आप देख लें, जो इकोनॉमी के हालात हमें मिले थे, जिस तरीके से एक बिल्कुल दिवालिया निकला हुआ था, एक डॉलर जो था उसको मजबूत करने के लिए हजारों लाखों अरबों डॉलर फेंक दिए गए थे, करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब पे पहुंच गया था। तो इन हालात में जो इकोनॉमी मिली, उसके बाद आज देखें क्या सूरत हाल है। आज ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ रही हैं, रुपया स्टेबल है, स्टॉक मार्केट कल 47,000 पे चला गया। उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने टेक ऑफ कर लिया है। दुनिया जहान में कोविड का जो इम्पैक्ट हुआ था, जिस तरीके से हमने कोविड का मुकाबला किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, सारी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया और उसको देखा कि किस तरीके से मैं आपको शकील साहब थोड़ा सा इकोनॉमी में पहले रोक दूं कि आप के हाँ ये हो रहा है कि बड़ी चेरी पिकिंग करते हैं, आप अपनी मर्जी के फिगर्स निकाल देते हैं। मैं आपको अपनी चेरी पिकिंग करके बताता हूँ कि ठीक है थोड़ी सी इन्फ्लेशन नीचे आई है, इन्फ्लेशन के सीपीआई इंडेक्स नीचे आया है, मगर ये तेल पानी यूटिलिटीज़ की जो रेट बढ़े हैं, मैं नहीं, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि पाशा साहब फॉर एग्जांपल जो है हफीज़ पाशा साहब कि जनाब ये सस्टेनेबल नहीं है, ये महंगाई दोबारा डबल डिजिट्स में जाएगी। उसके बाद आपका सर्कुलर डेट जो है 2.3 है, 22% जो है वो बजट डेफिसिट आपका बढ़ गया है। रेमिटेंसेस की जो ग्रोथ जा रही थी सडनली उसके अंदर डिप आ गई है, और ये जो एक्सपोर्ट्स भी है ये 2 ट्रिलियन की इनपुट डाल के ये 5.6% जो थोड़ी सी 560 मिलियन है गालबन,
ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जितना उनके अंदर पैसा डाला गया है, जितना उनको फेवर्स दिए गए हैं, उसके मुताबिक ज़्यादा नहीं है। हम इसको इसको जैसे ऐसे भी देखा जा सकता है। नहीं देखिए ना, एक एक चीज करके देख लें। महंगाई का ले लें, मिसाल के तौर पे अंडा जो था वो 20 रुपए से 11 रुपए पे आ गया है, लीमू 250 रुपए से 70 रुपए पे आ गया है, आलू 100 रुपए से 20 पे आ गया है, टमाटर 200 से 30 पे आ गया है। तो अब ये तो वो चीनी भी तो गिरे ना, 50 से 100 पे आ गई है। तेल जो है अच्छा, 52 रुपए का बैरल है, 41 रुपए आप टैक्स ले रहे हैं 1 लीटर तेल के ऊपर, 41 रुपए, 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी है। मेरे गुजारिश सुन लेना। बात ये है कि जो पेट्रोल के और डीजल के प्राइसेस हैं वो तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगी, में तो कम आ गई है। जब आप आए थे 100 रुपए बैरल था, अभी 52 का है। नहीं 100 बैरल तो आज से पता नहीं कब था। 2014 में 105 था, बाद में आप जब आए थे तकरीबन 100 के करीब, 90-100 के करीब था। आमिर वो आप बात कर रहे हैं कोविड के बाद नीचे आया ना पीपल्स पार्टी के दौर की। अब तो हमें, आपका क्या ख्याल है कि हमें को खुशी होती है कि हम इसको बढ़ाते हैं? मजबूरी है, जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस चढ़ती है तो हमें उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन आपने रेमिटेंसेस की बात की, इतनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान की, पेट्रोलियम का सिर्फ आपसे एक मिनट बात कर, एक बात कर लूं। आज तक कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी रेमिटेंसेस आई हैं जितनी आजकल आ रही हैं? सर रेमिटेंसेस का कहा जा रहा है कि, बल्कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लार्जली क्योंकि कोविड की वजह से लोग मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही, तो वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आई हैं और वाकई तारीखी वो रेमिटेंसेस आई हैं। तो जब ये इतनी डिपेंडेंस है हमारी रेमिटेंसेस पे, जब ये कोविड ठीक हो जाएगा तो एक खतरा है कि जनाब ये एकदम से नीचे, ऑलरेडी दिसंबर के अंदर जो है जो ग्रोथ चल रही थी खासतौर पे मिडिल ईस्ट में, वो एकदम से स्लो डाउन हो गई है, बड़ी ड्रास्टिकली कम हुई है। आप ये देखें कि हमें कुछ थोड़ा क्रेडिट भी हमें दे दिया करें। इंडिया में तकरीबन पता नहीं 15 या 20% इकॉनमी जो है वो नीचे चली गई है। बांग्लादेश में इकॉनमी नीचे चली गई है और परसेंटेज मुझे अब याद नहीं, को 5-6 पर माइनस पे चली गई है। इंडिया माइनस पे गया है और पाकिस्तान तो पॉजिटिव में है डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस। सो इतना, और ये आपका बिल्कुल कोविड की, मैं समझता हूं कि रीजन में हमारी कोविड की हैंडलिंग बड़ी बेहतर थी। मगर सर पेट्रोलियम का मैं ज़रूर अर्ज करूं कि आपका टैक्स ज़्यादा आपने किया, इंटरनेशनल प्राइस का ताल्लुक नहीं था। वो उन्होंने, नून लीग ने 2018 में 10 रुपये लेवी थी पेट्रोलियम की, आप लोग सस्ता लेने के बावजूद इंटरनेशनली 30 रुपए की पेट्रोलियम लेवी है, जो कि आपने अपने रेवेन्यू के टारगेट्स जो बनाए हुए थे उससे भी 33% ज्यादा है। ये तो जुल्म है, ये तो बहुत जुल्म है। नहीं बहरहाल मैं, जो मेरे पास स्टेटिस्टिक्स है उसके मुताबिक तो ये है कि इंटरनेशनल प्राइस जब सीधी पैकिंग होती है, इंटरनेशनल प्राइस ऊपर चलती है, हमारी प्राइस भी ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन 5.6% पे आ गई आमिर। जी बिल्कुल आ गई है, मगर वो कह रहे हैं सस्टेनेबल नहीं होगी। मैं नहीं, हफीज अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में नहीं क्योंकि आपने क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू, अभी तो 5.6 पे आ गई है ना। नहीं मुस्तकबिल की नहीं, ज्यादा दूर की बात नहीं है, क्योंकि फौरी तौर पे ये जो आपने तेल, LPG और बिजली की कीमत बढ़ाई है, इसका हफ्तों और महीने नहीं तो हफ्तों में वो कह रहे हैं कि ये दोबारा डबल डिजिट पे जा सकती है, कि फौरन इसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा प्राइस मैकेनिज्म आपसे हैंडल नहीं हो रहा है। हमारी ख्याल नहीं जाएगी, आपका ख्याल है? चले सर, मैं मान लेता हूं। इस वक्त की बात करें ना, इस वक्त बात करें जो आज की सिचुएशन है, 5.6% पे इन्फ्लेशन है। चले सर, मान लेते हैं, अच्छी बात है। हमारी तो दुआ होगी अगर ये इस तरह ही रह जाए, हमारी भी ख्वाहिश है। मगर चेंजिंग द टॉपिक सर, ये आप लोगों का बड़ा ज़्यादा तनकीद करती है, और मुझे आपका ख़ास तौर पे याद है कि ये जो डेवलपमेंट फंड्स दिए जाते हैं, ये इसके ऊपर इतनी तकरीरें हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की भी, आपकी भी, और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि आपके इसके बहुत आप ख़िलाफ़ रहे हुए हैं। ये आप 50 करोड़ रुपए आपने अनाउंस कर दिए हैं, और अब तो क्योंकि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का बहाना ये दिया जा रहा था, कल असद उमर कह रहे थे कि जी देखिए ना, लोकल बॉडीज़ नहीं है तो डेवलपमेंट तो करवानी है। तो अब तो आज इलेक्शन कमीशन ने डेट भी दे दी है लोकल बॉडीज़ की,
तो अब क्या बहाना रह जाता है? देखें, बात ये है कि एक रुपया किसी मेंबर को नहीं दिएगा। मेरे पास 1 रुपया मुझे नहीं दिया गया। हाँ, ये जरूर है कि मुझे कहा गया कि आप समझते हैं आपके हल्के के जो मसाइल हैं उसके मुताबिक जो प्रोजेक्ट्स आपको हैं वो आप हमें बता दें कि उसकी निशानदेही कर दें। अवाम ने हमें इलेक्ट किया है, दूसरी दफा मुझे इलेक्ट किया है। मेरे हल्के के अवाम ये तवक्को करते हैं कि मैं उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए कुछ करूंगा। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि जनाब कोई आपके जेल में कुछ स्कीमें हैं तो मैं दे देता हूँ। उसके ऊपर मुझे तो 1 रुपया नहीं किसी ने दिया और ना ही मैंने किसी और को दिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा मिस ना हो। शौकत साहब, आपको भी पता है कि ये लोग आप जैसे नहीं है। यहाँ पे वो ठेकेदार भी अपनी मर्जी का होता है, स्कीम भी अपनी मर्जी की होती है, सारा रिग्ड होता है। पहले भी पिछले दौरे हुकूमत में भी ऐसे होता रहा। ऐसे ही हसन इकबाल साहब दावे करते थे कि जनाब इस दफा ऐसा निज़ाम वज़ा किया है कि वो तो सिर्फ बताएंगे स्कीमें, डेवलपमेंट सारा। नहीं, आमिर आपको 30 साल 40 साल तकरीबन हो गए पॉलिटिक्स को कवर करते हुए, 35 साल मेरा ख्याल है मेरे हिसाब से। जी सर। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या हमेशा डेवलपमेंट के फंड्स खर्च नहीं होते? कोई आपने नई चीज की है? दूसरी बात यह है कि ये SDG 4 सर, आप है तो और नया पाकिस्तान था ना, आप तो नया। हमारे लोग जो है उनकी, हमारे लोगों की क्या, जो हमारे जिन लोगों ने मुझे इलेक्ट किया उनकी क्या बदकिस्मती है कि अगर वो मुझे वो कहें कि जी हमें तो गली सड़क बना दो और मैं वो गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखूं कि जनाब मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे गली और सड़क बना दे, तो इसमें कौन सी बुराई है? तो इसमें इसे फिर हम समझें कि आप लोगों ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि हम ये कहते थे कि इमरान खान साहब से कि आप ये इलेक्टेबल्स को लाएंगे तो बाद में ये फंड्स भी मांगेंगे, ये कहेंगे जनाब खर्चा बड़ा हो गया है, ये फंड्स के जरिए हमने कमिश्नें खानी है, वो ये सरेंडर ही हो गया ना। नहीं, अगर ये मिसनोमर है कि हमने किसी को कैश दिया, किसी को कैश नहीं दिया। लेकिन अवामी जो नुमाइंदे हैं उनसे पूछा जाए चाहता है कि जी क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो वैसे पूछा गया और मैं इसको डिफेंड करूंगा कि बिल्कुल मेरा राइट है कि मैं बताऊं कि मेरे हल्के के लोगों की जिंदगी को बेहतर किया जाए। मैं इससे डिसएग्री करता हूं कि मेरे से पूछा ना जाए। नहीं, वो आप इसलिए शायद करेंगे कि आप इस काम में नहीं है, मगर हमारी जो इतलाएं हैं MPs और MNAs माशाल्लाह आपके भी कोई फरिश्ते नहीं है। उसी तरह ही वो जो पुराना निज़ाम था ठेकेदारी का, कमिश्नरों का, वो जारी है। और इसके बाद ये डेवलपमेंट फंड्स जब आप 50 करोड़ रुपया एक एक मेंबर को देंगे तो ये हमारी इतलाएं ये बढ़ जाए। मगर चेंज करते हैं सर टॉपिक थोड़ा सा। वो हमारा बड़ा है कि इसका ताल्लुक डायरेक्टली था कि आप चूँकि रिफॉर्म्स के, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स के, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के कमेटी के हेड भी हैं, तो 2.5 साल हो गए हैं और बड़ी मैंने देखा है, पढ़ा है, आपका बहुत ऑन पेपर ज़बरदस्त है कि अगर वो हो जाए तो जो है पाकिस्तान तब्दील हो सकता है। पर मैंने तजर्बे से देखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो इम्प्लीमेंट करते वक्त प्रॉब्लम आती है, वहाँ हर्डल्स आ जाते हैं, टफ की गेम आ जाती है, वो फिर होने नहीं दिया जाता। कितने आप इसके ऊपर पॉजिटिव हैं? देखिए जी, बात यह है कि अभी मेरे से पहले तो डॉक्टर इरशाद साहब हेड कर रहे थे। 4 पिलर्स हैं जिन पे बेशुमार काम हुआ है। एक है रीऑर्गेनाइजिंग गवर्नमेंट, जिसमें 441 जो डिपार्टमेंट्स थे उनको 300 कुछ पे ले आया गया है। उसके बाद एक दूसरा का होता है रीस्ट्रक्चरिंग। हर जगह रीस्ट्रक्चरिंग, PIA में रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, स्टील मिल में रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, रेलवे में रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। मतलब है कि SCCP में रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। ये क्या। तीसरा पोर्शन होता है सिविल सर्विस रिफॉर्म। सिविल सर्विस रिफॉर्म में आपने देखा, मैंने खुद अगले दिन अनाउंस किया कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो थे वो लिए गए सिविल सर्विस रिफॉर्म के अंदर। और चौथा होता है बिजनेस प्रोसेस, जो काम करने का तरीका है उसको बेहतर करना। उसमें भी हमने बेशुमार काम किया है और उसके अंदर गवर्नमेंट की जो काम करने का तरीका है उसको सहल और आसान बनाने के लिए उसमें भी बहुत बेहतरी की है। तो ये 4 जो पिलर हैं जो आप कह सकते हैं इम्प्रूविंग गवर्नेंस के, इसके अंदर बहुत ज्यादा काम हुआ है। और अगर आप मैंने पहले ही अर्ज किया कि वो ऑन पेपर वाकई बड़ा जबरदस्त लग रहा है, मगर 2.5 साल गुजर चुके हुए हैं
और वो ये इशरत साहब जो हैं, मैं इनको 20 साल से देख रहा हूँ, शुक्र है वैसे मैं जो आपके आने से उम्मीद हो गई है, मगर मगर ये इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता। जो ही जो आपका कि जनाब वो लोगों को जो फारिग करना है, जो निशानदही हो जाएगी 3 ACR के बाद, वो दूसरे के बाद वो फारिग हो जाएंगे, वो टू गुड, इट लुक्स टू गुड ऑन द पेपर, पर इम्प्लीमेंटेशन पे बहरहाल वो आके ना हमें वो आता है। पर मैं आपके फेवरेट टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ, वो है आपका जो शोबा है तालीम, जिसके वजीर हैं आप। जी जी। तो आप पहले जो थे बच्चों ने अपना वजीर आजम आपको डिक्लेयर कर दिया था जब आपने छुट्टियां दी, तो वो स्टूडेंट्स के आप डार्लिंग थे। अब आपने ये जो ऑनलाइन एग्जाम किया है, तो सडनली जो है ना आप विलन बन गए हैं और उन्होंने बच्चों के शक्ति कपूर बन चुके हैं आप। नहीं, अब मैं बेवफा हो गया हूँ। बेवफा हो गए हैं, तो बच्चे जो है ना आपसे बहुत आपके खिलाफ हो चुके हैं। तो है कि शायद ऑनलाइन एग्जाम्स हो। नहीं, वो देखें, बात ये है कि हमने कोविड जब आया तो बहुत सारे बड़े बड़े मुश्किल फैसले करने पड़े कि स्कूल बंद करने पड़े मार्च के अंदर, फिर स्कूल खोलने का फैसला, दरमियान में इम्तिहान में जो थे बगैर इम्तिहान के बच्चों को पास करना। सो ये बड़े मुश्किल फैसले थे। बच्चे कभी खुश हो जाते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है बच्चों के साथ। और ऑनलाइन एग्जाम कर रही है नहीं, वो तो इन्होंने जी ऑनलाइन के ऊपर बच्चों की तसल्ली हो जाएगी। नहीं, उसमें हुआ ऐसे है कि मैंने वाइस चांसलर को HEC के जरिए ये कहा है कि आप इनको इजाजत दे दें, और VFCs को कहा है कि आप ऑनलाइन एग्जाम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए लें। जो 9, 10, 11, 12 है उनका ऑनलाइन नहीं होगा, वो तो इन पर्सन होगा, और वो मई जून में होगा। ठीक है। अच्छा शफकत साहब, आपने कहा था कि एजुकेशन में इस्लाहात लाएंगे आप लोग, लेकिन उल्टा जब PTI की गवर्नमेंट आई है तो हमने देखा है कि जो स्पेसिफिकली HEC का जो बजट है उसमें 50% कट लगा है। तो हमें तो उम्मीदें थी कि शायद बजट ज्यादा होगा, और इसकी वजह से बहुत से यूनिवर्सिटीज को जो है वो सैलरीज देने में भी इशू हो रहा है। अच्छा, बात यह है कि दो चीजें हैं। एक तो यह है कि बेशुमार इस्लाहात है, मैं इसलिए ये राष्ट्रीय जजमेंट ना करें। दो चीजें हैं जिसके डिस्टिंक्शन करना बड़ी जरूरी है। जो HEC का डेवलपमेंट बजट है, यानी कि नई यूनिवर्सिटियां बनना, नए बिल्डिंग्स बननी, नए और काम होने, लेबोरेटरीज बननी, उसमें जब नून लीग गई है तो 18 अरब रुपया उन्होंने खर्च किया था। हमने वो 30 अरब तक ले गए हैं, उसमें 12 अरब का इजाफा हुआ है। अब आ गया नॉन डेवलपमेंट के साथ रिकरिंग में ये हुआ है कि हमने कम नहीं किया, हमने उसी मेंटेन रखा है, और उसकी एक वजह है, इसलिए कि यूनिवर्सिटीज में इतनी भर्ती हुई है, इतनी नाजायज भर्ती हुई है कि अगर एक जो है फैकल्टी मेंबर है, उस्ताद है, तो उसके साथ 5, 6, 7, 8 का रेशो के हिसाब से चपरासी और क्लर्क और ये वो जो है सियासी बुनियादों पे भर्ती हो गए। हमने यूनिवर्सिटीज को कहा कि इस रेशो को ठीक करें। आपको पता है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में 25 प्रोफेसर के लिए 3 लोग होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, या एक प्रोफेसर को मैनेज करने के लिए 7-7, 8। तो ये बिल्कुल ही एक इतनी ज्यादती हुई यूनिवर्सिटियों के साथ। तो अब हम यूनिवर्सिटियों को थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये रेशो ठीक करें, और इंशाल्लाह जो डेवलपमेंट का बजट बढ़ता जाएगा। ये जो पेंशन की वजह से और इन चीजों की वजह से खराबी हुई है, उसका भी तदारुक कर रहे हैं। ये चौधरी साहब, ये जो यहाँ पे टीचर जो हैं इस्लामाबाद में और हर जगह नज़र आते हैं, रेगुलराइजेशन का जो इशू है, ये बेचारे गरीब लोग हैं, 20-20 साल से ये हम देख रहे हैं, ये सड़कों पे कभी आते हैं, धक्के खा रहे हैं। इनका वंस फॉर ऑल हल क्यों नहीं निकालते आप लोग? कुछ ज़्यादा बड़ा पैसा तो नहीं है? नहीं, इसका 2-3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी जो पिछले दिनों में जिन्होंने हड़ताल की थी वो थे, वो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 250 या 200 के करीब लोग हैं, जो कि वेडलॉक पॉलिसी के तहत इस्लामाबाद में आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, और वो फैसला बड़ा तफसील से बड़ा अच्छा फैसला था। फैसला ये था कि जो लोग आए थे बगैर किसी सिस्टम के आए हैं, बगैर किसी इम्तिहान के, बगैर किसी चीज के आए हैं, तो और इनका कोई राइट नहीं है कि इनको ऑब्जॉर्व किया जाए, इनका कोई राइट नहीं है कि इनको यहाँ पे परमानेंटली रखा जाए। 5 साल की डेपुटेशन होती है, उससे भी मामला बहुत आगे बढ़ गया। तो हमारा जो डायरेक्टर जनरल थे उसने उनको रिपैट्रिएट कर दिया, लेकिन उसके बाद हमने इसको स्टडी किया
और अब हम एक तो हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी आ गए, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये जो रिपेट्रिएटेड जो थे, ये तो तकरीबन 80 to 90% अब्जॉर्ब हो जाएंगे। चले सर, बाकी मैं थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि अभी जनरल उस पर दोबारा चला जाऊँ कि इस गवर्नमेंट के अंदर जो है काफ़ी दफ़ा जो है कमियां रह गई, ख़ास तौर पे करप्शन के कई स्कैंडल आए। और करप्शन को ये मेरे रऊफ कुलासरा के इल्ज़ाम नहीं हैं, जो आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी इंक्वायरियाँ आई, जिस तरह के शुगर की आई, अभी एक ऑयल की उस पर आई, तो वो जब आती है और जो पकड़े जाते हैं फिर ये लैप्सेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल JIDC के अंदर लैप्स हुआ, गवर्नमेंट गलत डिसीजन था, उसके बाद हर साल जो है लोड शेडिंग और उसमें शक पड़ता है कि लोगों की लैप्सेस और नालायकी राइट टाइम पे कार्गोज LNG फॉर एग्ज़ाम्पल ना मिलवाने की वजह से भी उससे बढ़ गई और महंगे मंगवाए गए, टाइम पे नहीं मंगवाए गए। पर हम देखते हैं कि एक टेंडेंसी है कि इस गवर्नमेंट के अंदर के कोई हेड्स रोल नहीं करते, किसी को निकाला नहीं जाता, और कुछ लोग हैं जिस तरह के ये ट्राइका जो है एनर्जी के अंदर सबसे ज़्यादा नज़र आया लैप्सेस, मगर किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर बेबस से नज़र आते हैं, कोई गवर्नमेंट की डर नहीं है गवर्नमेंट का किसी किस्म का। तो ऐसा तासुर क्यों है माफियाज के सामने? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है। उसमें बता दें हमने IG कई चेंज किए, हमने इस्लाम IG चेंज किया है, हमने उसके अलावा और ज्यादा चेंज किए हैं, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ ज्यादा कर दिए हैं। नहीं, अब मतलब है कि अगर हम खामखा सिर्फ इस वजह से चेंज करते रहे एनर्जी के अंदर जो है ये एक तिगड़म है। सिविल सर्वेंट्स एनर्जी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, टॉप लीडरशिप जो है, आपके जो वजीर साहब हैं या जो आपके स्पेशल असिस्टेंट नदीम बाबर साहब हैं या सेक्रेटरी साहब हैं, ये आपकी अपनी जो रिपोर्ट ऑयल की आई हुई है, कंपनीज का हुआ, ये फिर पेट्रोलियम की कमी हो गई, फिर जो है गैस का, बिजली का हर साल वो होता है, ट्रांसमिशन उड़ जाती है। ये एक नहीं, कोई 8-10 क्राइसिस हो चुके हुए हैं, मगर कोई आज तक बंदा हिला नहीं है, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, इलेक्शन जो ऑपरेशनल लेवल है वहाँ तो एक्शन होता रहता है, लेकिन ये तो जो आप ये जो आपने कहा है पेट्रोलियम का, इसकी रिपोर्ट एक आई है। रिपोर्ट कोई सहीफा नहीं होती, उसमें कमियां कमजोरियां भी हो सकती हैं, लेकिन उसको एग्जामिन किया जा रहा है। वो PM सेक्रेटेरिएट में एग्जामिन हो रही है, और उसका जैसे ही वो सारा उसके सारे पहलू जो है तो देख ही जाते हैं, तो उस पर मजीद एक्शन होगा। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जो लोग इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली मैनेजमेंट में, आप देखें कि उनमें कितने तब्दील हो रहे हैं, कितनों के खिलाफ एक्शन। मैं तो कसम खा सकता हूँ कि वहाँ पे 2.5 साल में इन तमाम 7 क्राइसिस के बावजूद तकरीबन जो है ना होने के बराबर कोई DG, कोई छोटा मुलाजम भी तब्दील नहीं हुआ। वही है कि लॉबी है जिन्होंने सारी गलतियां भी कर रहे हैं और उनको कोई हिलाता नहीं है। पता नहीं क्या डरती है गवर्नमेंट, पता नहीं कोई उनके आगे बेबस है। आप कह रहे हैं क्योंकि पुलिस में तो पंजाब के 7 IG सब तब्दील हो चुके हैं, इस्लामाबाद का IG अभी चेंज हुआ। मुझे किस शोबे की बात कर रहे हैं आप? मैं एनर्जी की फिलहाल फोकस कर रहा था, एनर्जी के ऊपर, कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एनर्जी के अंदर आपको रहा, बिजली, गैस और CNG, LNG, इनके प्रॉब्लम्स रहे। इससे रिलेटेड मैं कह रहा था कोई तब्दीली नहीं है। जो पुलिस का आप कह रहे हैं वो बल्कि गलत बात है कि 4-4, 5-5 आपने IG बदल दिए हैं। आमिर, जो अभी LNG का हुआ है उसमें तो बल्कि बड़ा अच्छा हो गया कि जो पुराने कार्गो थे वो कैंसिल करके तो नए कार्गो जो किए हैं वो तो बड़े सस्ते मिले। सर वो तो एक दफा इत्तफाकन हो गया है, मगर हर साल सर एक डिसीजन के ऊपर आप जो है सारे आर्गुमेंट नहीं, 3 साल की वो दुनिया की तारीख में पेट्रोल और LNG इतने सस्ते नहीं हुए। सारी दुनिया ने खरीदी, हमारी गवर्नमेंट ने नहीं खरीदा। अगर खरीद लेते तो 4-5 साल का, लोग कह रहे हैं कि $400 मिलियन का नुकसान हुआ। हर साल पता है सर्दियों में ज़रूरत ज़्यादा होती है, गर्मियों में ज़्यादा खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदी गई। तो वो एक उसको की वजह से, आर्गुमेंट की वजह से आप सारे ही नदीम बाबर साहब को अच्छा का सर्टिफिकेट ना दें प्लीज़।
हेलो सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल वो इस वक्त शफकत साहब ट्रैवल कर रहे हैं, वो सिग्नल्स का इशू। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पे ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। मजीद भी सवालात हैं वो इनसे पूछेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे शफकत महमूद साहब। आमिर साहब वो तो बड़े मुतमईन हैं, वो कह रहे हैं एवरीथिंग इज गोइंग वेल, अवाम अभी भी महंगाई का रोना रो रही है। नहीं, वो एक इकॉनमी का ख़राब या बेहतर होना एक और चीज़ है, महंगाई एक और चीज़ है। वो ये जब हुकूमतें निचोड़ना शुरू कर दें ना, वो बहुत ज़्यादा टैक्सिंग कर दे या बहुत ज़्यादा, पहले ही बड़े इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और ये रेवेन्यू इसलिए बढ़ा रहे हैं। अभी भी वैसे 400 बताया जा रहा है कि 400 अरब रुपए की शायद शॉर्टफॉल ओवरऑल टारगेट में रेवेन्यू के रहेगी। मगर इस गवर्नमेंट की दो बड़ी अच्छी किस्मतें रहीं। एक ये कि इनको जो है कोविड रास आ गया कि कोविड की वजह से बहाना पड़ गया जी, कोविड की वजह से हालात ख़राब हुए हैं। प्लस रेमिटेंसेस जो हैं पिछले 2 साल में $8 बिलियन और इस साल के अब कम होनी छोटी सी उसकी ग्रोथ रुक रही है, मगर फिर भी जो है ना इस साल के भी फिगर जो हैं रिकॉर्ड आएंगे। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 15-16 2.5 साल में 3 साल में 15-16 अरब रुपया एक्स्ट्रा अरब डॉलर एक्स्ट्रा आया, तो ये गॉड गिवन था। दूसरा, इनके दौर में कोविड की वजह से पेट्रोल और एलएनजी की प्राइसेस बिल्कुल पहले तो ज़ीरो पे चली गई, अभी 50-55 के दरमियान में रह रही हैं। पहले के मुकाबले में वो बड़ी इनको कम मिली। सो ये इनके लिए गॉड गिफ्टेड एक दो थी जिसमें इनका कसूर नहीं था। तीसरा, मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव होना चाहिए। इनकी एक करेक्शन जो है ना बिल्कुल ठीक थी कि नवाज शरीफ और इसाक डार की जो है ना सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड जो डॉलर रखा हुआ था, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही थी। एक्सपोर्ट्स जो थी वो हमारे ट्रेड गैप जो है $35 बिलियन का आ गया हुआ था। 25 से 20 बिलियन डॉलर पे जो एक्सपोर्ट्स आ गई थी और इंपोर्ट्स हमारी 55 पे। वो करेक्शन ठीक है, मगर हैविंग सेड दिस, जो बैड ख़तरनाक इंडिकेटर्स इनके आ रहे हैं कि इनसे इन्फ्लेशन जो है अभी वक्ती तौर पे कम आई है, मैं इतना पुरुमीद नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। इनसे प्राइस मैनेजमेंट नहीं हो रही, इनसे होर्डिंग नहीं हो रही, इनके अंदर अभी भी वो कार्टेल्स हैं जो कि वो नहीं इनके काबू में आ रहे और वो असम्बलियों में बैठे हुए हैं और ये रॉन्ग डिसीजन मेकिंग भी होती है। प्लस ये ब्यूरोक्रेट जब ये यूटिलिटी से इतने बढ़ाते हैं पैसे, उसका इम्पैक्ट भी आता है। जिस तरह मैं कह रहा था, बिजली पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ पे इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। तीसरा सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि इन्होंने ज़राअत जो है ना बिल्कुल, और जिस तरह ये कॉटन का इशू पाकिस्तान की तारीख में 30-40 साल बाद इस तरह का डिप आया है कि 35% जो है ना आपकी कॉटन जो है ना कि वो नीचे चली गई है, और अभी भी उसके ऊपर वो नालायकी कह लें, कार्टेल्स कह लें, अभी भी उस तरह फोकस नहीं हो रहा। उससे डायरेक्टली $3 बिलियन की तो आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट $6-7 बिलियन का होता है, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। सो ये एक फैक्टर है जो छोटे मोटे डेफिसिट इनका बजट का बढ़ता जा रहा है। फिर रेमिटेंसेस शायद अगले दिनों आने में बड़ा ख़तरनाक बात है। फिर जो है सर्कुलर डेट जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा है इनके बिल्कुल भी, और उसकी मैनेजमेंट भी नहीं हो रही। सो ये बीच में ना पिक एंड चूज़ करके अच्छी चीज़ों का फ़ौरन वो ट्वीट कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर का कल परसों फॉर एग्जांपल ट्वीट आया हुआ था कि जी सर्कुलर हमारा जो करंट अकाउंट जो है ना वो सरप्लस में चला गया है, तो अभी करंट अकाउंट जो है ना वो माइनस में चला गया, तो कोई बात नहीं कर रहा, ट्वीट नहीं कर रहा। तो वो ये मिक्स्ड बैग है। कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कुछ चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं। सो ये नहीं कहा जा सकता कि हंकी डोरी हो गया है। ठीक है आमिर साहब, एक जो आज दानियल अजीज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने शहजाद अकबर के खिलाफ जो है वो अदालत में जाने का फैसला किया है। मैं नहीं इस केस से, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे इस केस को जानता हूँ। शहजाद अकबर साहब की इसीलिए क्रेडिबिलिटी नहीं रही है
कि वो मुंह उठा के जो है ना एकदम बड़े बड़े दावे कर देते हैं और कई दफ़ा बिल्कुल फैक्चुअली गलत होते हैं। इस केस में मेरा क्योंकि मरहूम चौधरी अनवर अजीज साहब से बहुत ताल्लुक़ रहा है, हम सब के एक पूरी जनरेशन है सहाफ़ियों की, दानिश्वरों की, जिनके वो उस्ताद रहे हैं, बड़ा उनसे सीखा हुआ है। ये दानियाल के पैदा होने से पहले ये क़याम पाकिस्तान से भेड़ों की प्रमोशन के लिए उनको भेड़ पाल स्कीमें कहा जाता है, ये एक नहीं है, ये पाकिस्तान में कई 100 स्कीमें दी गई थी। अच्छा। तो ये मुकदमा चल रहा है, ये कोई कब्जे की ज़मीन नहीं थी, अभी भी मुकदमा चल रहा है और मुकदमे के अंदर ये गवर्नमेंट ने बल्कि बड़ा घटियापन करते हुए वो उसके पे कब्जा कर लिया था उस पर। तो अदालत से वो जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब से उनको हथकड़ी लगवाई थी अदालत ने कि आपने गलत किया है। शहजाद अकबर साहब को या फैक्ट्स का पता नहीं है या वो झूठ बोल रहे हैं। एक शख्स जो रिसेंटली फौत हुए हैं और बहुत पाकिस्तान के कद्दावर शख्स थे और वो दरवेश थे, वो जो है उनके पास एक छोटा सा डेरा, यही कुल जायदाद उनकी ज़िंदगी में रही। उन पे ये वाला इल्ज़ाम लगाना, वो जुनूजों के दौर में भी एक इल्ज़ाम लगा था, वो उससे भी सुर्खरू हुए। वो बिल्कुल एक जेन्युइनली दरवेश आदमी थे जो इन चीज़ों में नहीं है। तो इस तरह के इल्ज़ाम शहजाद अकबर साहब का लगाना, खुद शहजाद अकबर साहब पे बड़े इल्ज़ाम हैं। शहजाद अकबर साहब का ये सिर्फ जो सुमरो साहब के साथ लड़ाई हुई थी, जो इन्होंने, इनके रिश्तेदारों ने, इनके भतीजे वगैरह ने ये गुजर खान के अंदर जो है कागज़ों में फॉर्जरी करके जो है वो बिल्कुल गड़बड़ करके वो कब्ज़ा कर लिया था। और जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, एडीसीजी ने इनके खिलाफ फैसला दिया, इन्होंने डिप्टी कमिश्नर भी फारिग करा दिया, तमाम अमला फारिग करा। और वो जो मलिक रियाज साहब के साथ लंदन में नजर आ रहे थे, आज तक जवाब नहीं दिया। इन्होंने लास्ट में कह दूं कि ये जो मलिक रियाज के पैसे कन्वर्ट करवाए गए थे कर्जे के अंदर जो है, उसका जवाब नहीं देते। उसका जवाब नहीं देते। इल्जाम भी सोच समझ के लगाना चाहिए। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।